अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान के अंता विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन की। कांग्रेस के नेताओं ने नामांकन रैली के नाम पर एकजुटता का एक मैसेज दिया है कार्यकर्ताओं के बीच कि हम सब लोग एकजुट हैं, आपको केवल और केवल फोकस करना है चुनाव जीतने पर। सबसे बड़ी जो दूरियों की बात होती है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक मंच पे रहे। इनके प्रभारी रंधावा आए, टीकाराम जूली, डोटासरा सहित तमाम दिग्गज नेता, भंवर जितेंद्र सिंह, सब लोग वहां पहुंचे और एक मैसेज दिया गया कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए अहम है, जीतना जरूरी है। हालांकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तब तक हालांकि बीजेपी भी अपने पत्ते खोलेगी, नरेश मीणा नामांकन भर चुके हैं, लेकिन बात क्या कांग्रेस की एकजुटता का कुछ असर दिखेगा या फिर मंच पे एक अंदर क्या होगा? तो कुछ ऐसे सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। बीजेपी ने भी एकजुटता पे सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हैं, लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा से हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं। उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये इलेक्शन देखिए, यूं तो कोई भी चुनाव हो, अगर वार्ड का भी चुनाव होता है तो महत्वपूर्ण होता है, बड़ी प्रतिष्ठा लगती है, लेकिन इस चुनाव में काफी कुछ अहमियत है। एक तो प्रदेश का ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन, जिसमें नए कानून के बाद किसी को अयोग्य घोषित किया गया है, इसके बाद में उन्हें हटना पड़ा और इलेक्शन हो रहा है, पहला चुनाव है ये। तो क्या लगता है कि ये चुनाव काफी कुछ सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस के लिए इस नाते कि एकजुटता का जो मैसेज दिया गया कि उसका एक मैसेज तभी जाएगा जब वहां पे सीट निकाल पाएंगे। तो एक बड़ी है कांग्रेस के लिए भी चुनौती और बीजेपी के लिए भी। योगेंद्र जी, देखिए, चुनाव होता है। चुनाव तो किसी भी पार्टी के लिए कम नहीं है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए आगे का भविष्य तय होगा इन चुनाव से। इससे ये होगा कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कामकाज की भी एक समीक्षा होगी। वैसे पार्टी के नेता एकजुट होते हैं नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतदाता एकजुट हो जाता है ना, तो किसी को जिताने हराने की क्षमता में होता है। अब बात यह कि मतदाता किसके पक्ष में एकजुट होता है, ये देखने वाली बात है। नेता ठीक है एकजुट हो जाएंगे, उनकी मजबूरियां भी हाईकमान के डंडे से भी एक दफे हो जाते हैं एकजुट। कई दफे ऐसी कारण होते हैं कि अपने भविष्य को लेकर एकजुट होना पड़ता है, लेकिन मतदाता देखता है क्षेत्र के विकास को लेकर एकजुट होता है। अब यहाँ जो स्थिति सबसे बड़ी ये है योगेंद्र जी कि भाया को टिकट दिया। भाया 2 दफा पहले यहाँ से विधायक बन चुके हैं, एक दफा निर्दलीय बने और एक कांग्रेस से बने। लेकिन ये सीट मूलतः भाजपा की सीट रही है, जो कि रघुवीर सिंह जी कौशल जैसे लोग यहाँ से चुनाव लड़े हैं। और रघुवीर सिंह जी कौशल का एक प्रभाव था, एक उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम भी किया और वो बिजली मंत्री बने। लेकिन इसके साथ साथ में ये मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा क्षेत्र इसका जो है ये भाजपा के पक्ष में है, भाजपा का सांसद है। इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि देखिए, भविष्य में ये चुनाव जो भी होते हैं, इसके नतीजे जो भी आते हैं, इसका फर्क तो दोनों ही पार्टियों में पड़ेगा। लेकिन खास बात यह कि यदि विपक्ष चुनाव जीतता है तो उसको एक सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़े करने का एक मौका मिलता है। ये देखिए, सरकार के कामकाज की समीक्षा हुई, लोगों सरकार से नाराज है। यदि सरकार जीतती है तो एक मैसेज जाता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, जनता हमारे साथ में, जनता का मत हमारे साथ में। ये ठीक है, परंपरा होती आई। लेकिन मुख्य बात यह है कि नरेश मीणा किनको प्रभावित करेगा, किस प्रकार के वोट लेगा। जहां तक मैं मानता हूं कि नरेश मीणा के खड़े होने से यदि वो मैदान में टिकते हैं तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट है वो मैं समझता हूं शायद इक्का दुक्का कोई परसेंट हो तो वो छिड़क सकता है, लेकिन भाजपा का एक कैडर वोट है वो उस प्रत्याशी को जाएगा। एक तो नाराजगी भी होती है, असंतोष भी होता है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी लंबे समय से यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, उसका भी एक फर्क पड़ता है। जो कि आप देखिए, ये प्रभुलाल जी सैनी को दिया, उनको बाहर से लेके आए। पिछली बार ये कंवरलाल मीणा को दिया, वो भी लोकल वहां के नहीं है। अब आप जब तक एक यदि स्थानीयवाद की बात आती है तो मैं मानता हूं कि भाया से भारी पड़ सकते हैं। नरेश मीणा भी लोकल नहीं है, वो भी कभी छपड़ा जाते हैं, कभी बाई इलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर, कई चीजें होती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव है, चुनौतियों से भरा हुआ चुनाव है। किसके पक्ष में ऊंट बैठता है, किस साइड में बैठता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव बहुत, ये एक इस चुनाव में मजे वाला बात होगा। मतदाताओं के लिए मजा आएगा, पत्रकारों को भी मजा आएगा, कवरेज करने में हमको भी आएगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन पार्टियों के लिए चुनौती है। अब भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी जो कमी मैं देख रहा हूं कि अभी तक ये प्रत्याशी का तय नहीं कर पाए। कांग्रेस एक सीढ़ी आगे है इस मामले में। कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, एकजुटता का संदेश दे दिया, उनका प्रत्याशी तय हो गया, नामांकन भी दाखिल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को अभी अपनी खिचड़ी पकानी पड़ रही है। ये खिचड़ी यदि मानी समय में नहीं पकी तो एक माहौल बन सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। हाँ, भजन लाल जी और जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, उन्होंने पहल करते हुए अपने पार्टी में एक मैसेज देने की कोशिश भी की है, वसुंधरा जी के पास भी गए, चर्चा भी की, सब कुछ किया। लेकिन कुल
मिला के ये टिकट का जो फैसला है ना वसुंधरा जी के यहाँ से होगा, न भजन लाल जी के यहाँ से होगा, न मदन राठौड़ जी, ये हाईकमान जिसको चाहेगा वो सोच समझ के देगा। आज स्थिति ये है। लेकिन उमेंद्र जी, आपका तो एक लंबा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत नजदीक से राजनीति को देखा भी है और आपने बहुत लंबे समय से कवर भी किया है। बाई इलेक्शन में अब जैसे कि ये वाला है, क्योंकि 8वां बाई इलेक्शन होगा भजन लाल जी के टाइम पे, ये 7 में से 5 भाजपा जीत चुकी और पहला अवसर होगा था ये भाजपा का जब बाई इलेक्शन में इतना, क्योंकि बीजेपी हमेशा आरोप लगाया करती थी कि कांग्रेस की मास्टरी है बाई इलेक्शन जीतने के अंदर, लेकिन पहली बार जीत गए ये। इस इलेक्शन को लेकर के आला कमान, क्योंकि पूरे स्टेट का इलेक्शन एक सीट का है, तो आपको लगता है कि यहां से जो रिपोर्ट जाएगी उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके वो कह सकते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से दे दीजिए? ये इसलिए कहा मैंने योगेंद्र जी कि ये हाई कमान के सामने अभी एक बिहार का चुनाव भी है, कई चीजें तो देश में एक मैसेज जाना चाहिए। इसलिए ये नहीं कि अरे किसी को भी दे दिया ठीक है, चुनाव जीते नहीं जीते, यदि बीजेपी चुनाव हारती है तो सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतती है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जीतती है तो एक उल्टी नई समस्या हो जाएगी, मैं उपचुनाव में जीत गया मुझे मंत्री और बढ़ाओ, ये समस्या और खड़ी हो जाएगी इनके सामने। तो ये इसलिए है कि लेकिन देश में एक क्या मैसेज जाए, देश में जाए वो संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा जारी, ये मैसेज देने के लिए हाई कमान को सोचना पड़ेगा। हाई कमान का इसलिए हस्तक्षेप हो सकता है, एक कारण ही हो सकता है, एक जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं लक्ष्मीकांत जी के पास में जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है कि देखिए हमने टिकट डिक्लेयर कर दिया, कोई विवाद नहीं रहा और हमारे तमाम नेता एक साथ हैं, एकजुट हैं और हमें एकजुटता का एक मैसेज भी देना है। कांग्रेस अगर यहां से जीतती है तो एक मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच ये जाएगा कि हमारा जो एक कार्यकर्ता है उसके लिए कांग्रेस एकजुट है, बेशक बाहर चाहे बातें कुछ भी आती हों, लेकिन एकजुटता का मैसेज है जिसकी वजह से हम सफल हुए हैं। कांग्रेस में आगे आने वाले दिनों में भी एकजुटता दिखानी होगी, एक मैसेज मन से यही दिया गया है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये बिखराव है और आला कमान के कहने पे या प्रेशर में जैसे भी है, इनका ये भी रहा कि बीजेपी अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पा रखी, हालांकि तय करेंगे जब उस दिन अलग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल में एकजुटता की जो बात बीजेपी के सामने एक चुनौती के लिए कांग्रेस ने एकजुटता का मैसेज दिया है। चुनाव का हाथी की दांत खाने की और दिखाने की होगी। पिछले चुनाव में आपने उपचुनाव में देखा हो, कांग्रेस ने एकजुटता परिचय दिया और राजस्थान की धरा पर जब माननीय राहुल गांधी जाते हैं तब भी कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता परिचय माननीय गहलोत जी ने और माननीय सचिन पायलट जी ने दिया था। उसके बाद राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के पिछले 5 वर्षों कालखंड आप देखें तो राजस्थान की धरा पर जिस प्रकार मुख्यमंत्री पद के लिए मुंगली संघर्ष राजस्थान की जनता ने देखा है, सड़क पर जलते टायर देखे और उसके बाद ऑटो में कैद विधायक देखे, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की चुनौती कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे, मुझे नहीं लगता पहली बात। और जिस प्रकार से कांग्रेस के आज यदि कांग्रेस एकजुटता होती तो नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं वह सचिन कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, बात बिल्कुल तय है। राजस्थान जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। माननीय भाया जिस प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं वे गहलोत कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं और फिर डूडी और डोडासरा कांग्रेस तो अपने आप में अलग ही काम करती ही है। विधानसभा में एकजुटता किस प्रकार की जूली और डोडासरा की है, किस प्रकार केमिस्ट्री उनकी है, वो सब राजस्थान जनता जानती है। मेरा सीधे तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एकजुटता के साथ हर चुनाव में जा रही है। आपने खुद ने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 उपचुनाव जीते उनमें से 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। ये महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। इस बार मान के चलना कांग्रेस की लड़ाई तो ये चल रही है कि 2 पर भाया आए या 2 पर नरेश मीणा है, कमल का फूल तो नंबर 1 पे आने वाला है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो सीधे तौर पर मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आप जिस प्रकार का काम माननीय भजन लाल सरकार ने लगातार राजस्थान के विकास को लेकर किया है, जिस प्रकार कालखंड के अंदर चाहे पानी के मुद्दे को लेकर किया हो, बिजली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया हो, संपूर्ण रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। पिछले 2 वर्षों में कोई पेपर लीक घटना नहीं हुई। जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वर्तमान में किया है, नियुक्ति पत्र बांटे और एक कैलेंडर पूर्णतया परीक्षाओं का निकालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय किया गया है। इसमें युवाओं में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर जन आकांक्षाओं के लिए भजन लाल जी के प्रति बहुत उम्मीदें जगी हुई है। उस उम्मीदों के आधार पर अंता की जनता भी साथ है, अंता का युवा भी साथ है। तो मान के चलिए कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। कहीं कोई कांग्रेस का नाम तो आने वाला ही नहीं है। कांग्रेस तो लड़ाई 2 और 3 नंबर की लड़ रही है। पर मैं लक्ष्मीकांत जी, अभी ये भी एक वहां पे मंच के माध्यम से एक सवाल था कि बीजेपी के पास में चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी का अभाव है। हालांकि ये तो सब एक पॉलिटिकल आप लोगों के आपस के विचार हो सकते हैं, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और किसी भी सीट पर किसी को चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन मंथन को लेकर के जैसे अभी भी कहा उमेंद्र जी ने भी कि खिचड़ी ज़्यादा पकाने से कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज जाता है कि कुछ गड़बड़ है, किसको प्रत्याशी बनाए, स्पष्ट फेस में फंसे हुई हैं और इसका बेनिफिट सामने वाला उठाता है। खिचड़ी ने मंथन चल रहा है नवनीत निकालने के लिए
ये मंथन है नवनीत क्या निकलेगा। जब नवनीत निकल कर सामने आएगा तो निश्चित मान के चलिए कि अंता की धरा पर कमल का फूल ही खिलेगा। चलिए राजकुमार जी, आपके एकजुटता का मैसेज दिया है। आप लोगों ने यह भी कहा है कि बीजेपी तो कैंडिडेट भी तय नहीं कर पा रही है कि किसको चुनाव लड़ाया जाए। कुछ मन से लोगों का यह भी कहना था कि वसुंधरा जी का बेटा यहाँ से सांसद है, सांसद के नाते उनका क्षेत्र पड़ता है 12 झालावाड़, तो उनकी सहमति, हालांकि भजनलाल और मदन राठौड़ दोनों जाकर के वसुंधरा राजे से चर्चा करके आए हैं। पार्टी का अपना सिस्टम हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है यहाँ पे, और टिकट को लेकर के कि टिकट नहीं दे पा रही है। और दूसरा, एकजुटता का मैसेज दिया। ये एकजुटता रह पाएगी? बीजेपी का भी एक सवाल है कि तो बिखराव की एकजुटता है और लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। योगेंद्र जी, मंथन चल रहा है, नवनीत निकलेगा, लगभग 1 साल हो गया। नहीं, इलेक्शन बिना बारात का दूल्हा चल रहा है। इलेक्शन तो अभी डिक्लेयर हुए हैं। मैं कह रहा हूं बिना बारात का दूल्हा चलो, लगभग 1 साल हो गया, और अब उस दूल्हे को उम्मीदवार घोषित करना है। और ब्याह मंडे 5 दिन हो गए, 5-6 दिन से अंता का चुनाव सड़क पे आ चुका है, स्पीड पकड़ चुका है। 2 अन्य उम्मीदवार अपना नामांकन भर चुके हैं, बड़ी बड़ी लाखों लोगों की, हजारों लोगों की रैलियां भी कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है और नवनीत निकलेगा। अब वो नवनीत वसुंधरा जी के घर से निकलेगा, भजनलाल जी के घर से निकलेगा, राठौड़ साहब के घर से निकलेगा, या दिल्ली से आएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। क्योंकि नवनीत तो उस वक्त भी निकाल रहे थे जब ये पूरे देश में 400 पार जा रहे थे, राजस्थान में 25 सीटें जीत रहे थे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहले भी एक थे, आज भी एक और भविष्य में भी एक रहेंगे। हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी है, हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के रंधावा जी के नेतृत्व में, डोटासा जी के नेतृत्व में, पायलट साहब, जूली साहब, गहलोत साहब, भंवर जितेंद्र जी, तमाम मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम आसपास के वहां के एमएलए और खासकर अंता की लाखों जनता आज वहां प्रमोद जैन भाई को आशीर्वाद देने के लिए नामांकन रैली में आई थी, और वह इस बात का घोषक है। आज जनता ने वहां आकर के आशीर्वाद दिया और कहा है कि अंता की सेवा कोई अच्छे बेहतर तरीके से कर सकता है तो प्रमोद जैन भाया कर सकता है। प्रमोद जैन भाया वही भाया है जो रोजाना गाय को रोटी खिलाता है। प्रमोद जैन भाया वही भाया है जो बड़े बड़े सामूहिक विवाह करके बच्चियों के हाथ पीले करता है। प्रमोद जैन भाया वही भाया है जो गौशालाओं को पन पाता है। प्रमोद जैन भाया वही जा रहा है जो राम जी के नाम को नहीं बेचता है, मंदिरों का निर्माण कराता है। और भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसलिए हो रही है कि प्रमोद जैन भाया की आज नामांकन रैली में हजारों लोगों ने आकर के वहां उनको आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां शामिल रहे। अब राजस्थान की जनता यह तय करेगी कि 11 नवंबर को जो चुनाव का परिणाम आएगा निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। हमको वहां 2 बड़े मुद्दे इन दिनों में और पकड़ में आए। वो 2 मुद्दे ये है कि पेपर लीक का पाताल, पेपर लीक का पाताल 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही थी प्रधानमंत्री से, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और 35 लाख करोड़ रुपए का एमओयू जो हुआ था उसका 7 लाख करोड़ रुपया धरातल पर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी कहा है यह धरातल का भी इनको ज्ञान कराना पड़ेगा। तो पाताल और धरातल का ज्ञान अंता की जनता निश्चित तौर पे इनको कराएगी। आप निश्चिंत रहे, जन टीवी के माध्यम से मैं कह रहा हूं अंता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देके प्रमोद जैन भाया विधानसभा में जाएंगे और अंता का और बेहतर विकास करेंगे। चलिए, अंता की जनता किसके साथ होगी ये तो वक्त बताएगा। 14 नवंबर को जब हम चर्चा कर रहे होंगे, मैं उस वक्त लक्ष्मीकांत जी को, राजकुमार जी को आमंत्रित करूंगा विशेष रूप से, तब पता चलेगा। लेकिन देखिए, हर पार्टी अपनी ओर से एक्सरसाइज करती है और उम्मीद यही करके चलती है कि हम मेहनत करेंगे और जीतेंगे। चुनाव लड़ना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जनता किसे चाहती है, किसे नहीं चाहती है। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं, वो कोई बात नहीं है। रिजल्ट जनता के पास होता है। लेकिन आज मुद्दों पे चर्चा हो नहीं हो, ये राजनीतिक दलों को तय करना होता है कि आज इस मुद्दे पे हम चर्चा करें नहीं करें, विकास का मुद्दा हो नहीं हो। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी, वो अपने आप को इसमें सुरक्षित मान के चलता है कि हम लीक से हट के चुनाव लड़ें, लीक से हट करके अपने भाषणों में जान फूंकने की कोशिश करें, सामने वाले के लिए हम एग्रेसिव हों, उसी तरह से वो भी रिएक्ट करता है, तो चुनाव की एक हाइप मिलती है। खैर, पहली बार कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लग रहे हैं। मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूँगा। तो अभी बाई इलेक्शन के तो अपने एक अलग तरह के की एक रणभेरी बस्ती है, उसका एक प्लेटफॉर्म भी अलग ही होता है। वहाँ मुद्दे तो मुझे लगता है गौण होते हैं। चर्चा यही होती है कि आज इसने क्या कहा, कल उसने क्या कहा, देश में उसने क्या कह दिया, तो उसके इर्द गिर्द ही होते हैं। बिल्कुल। अंता की जनता को आपने देखा भी है जी। वहाँ आप तय नहीं कर सकते कि
यूं कहा जाता है कि हाड़ोती के पानी को भी वरदान है कि आप पेट से जल्दी से आप छाती घुटनों को नहती है बोलते हो। वो भी है, और पेट आप जल्दी से निगलवा नहीं सकते कि हाँ क्या कुछ कहेंगे। तो ये नेताओं के लिए भी बड़ी पशुपेश की स्थिति होती है कि ये कहाँ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर आपने अभी संकेत दिया है कि अगर बीजेपी लोकल कैंडिडेट किसी को उतारती है तो भाया के सामने एक लोकल वाला जो एक मुद्दा वो लेकर बड़ी चुनौती, एक चुनौती होगी। और अगर बाहर का कोई आता है तो एक पॉइंट, ये एक आधार ये हो सकता है कि वो लोकलवाद के मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में उतर सकते, उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। या फिर इस इलेक्शन में भी क्योंकि मोदी जी का चेहरा होगा, भजनलाल जी का चेहरा होगा, भजनलाल जी का काम होगा, मदन राठौड़ की बात होगी, तो ये सब चीजें फैक्टर चलेंगे या लोकल का मुद्दा चलेगा? फिर देखिए योगेंद्र जी, दौसा का उपचुनाव हमने देखा है, वहां बिल्कुल लोकल व्यक्ति को दिया टिकट, बड़े नेता के भाई को दिया टिकट, नतीजा क्या हुआ? तो ये जो उपचुनाव होता है इसमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, गोतवाद, अपने एक बात पे आ जाते हैं, एक चीज होती है। इसके अलावा पुराने संबंध, इसने ये किया था, मेरे दादा को ये कहा था, काका को ये कहा था, वो चीजें भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी क्या चुनौती है, क्या समस्या है कि स्थानीय व्यक्ति को नहीं लेके आती है? भाई आप लाइए ना, ठीक है, एक माहौल दीजिए। आप यदि बाहर का व्यक्ति है, चुनाव जीत जाएगा, पहले जीते हैं चले गए, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए स्थानीय जनता को, जो मतदाता है उनको वहां उसको विधायक को ढूंढना नहीं पड़े। आप बाद में कह दो कि विधायक आपके द्वार पर, एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि ढूंढने नहीं विधायक जी आपके पास है। अरे साहब कब आओगे? होली दिवाली पे आओगे? हमें तो 24 घंटे चाहिए विधायक, 24 घंटे रहने वाला विधायक चाहिए। प्रशासन आपकी द्वार, ये द्वार से काम नहीं चलता है। मुझे तो ये चाहिए कि विधायक मेरे पास बैठा रहे, मुझे ऐसा विधायक चाहिए। तो ये बात है, हाड़ौती की जनता का एक डायलॉग है कि घुटने तो छाती को ही नते हैं, यानी कितना भी हो अपना है, वो कैसा भी हो, उसकी कमियों को इनको नजरअंदाज किया जा सकता है। अब गोद का बेटा है ना, वो ज्यादा निहाल नहीं करता है, खुद का ही निहाल करेगा। तो इसलिए प्रमोद जैन भाया इस बात को एक माहौल बना के इसका लाभ उठाने की बहुत कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी कई जो चुनौती है, देखो विकास की बात अलग है, क्षेत्र की बात है। तो लोग ये कह सकते हैं, मैंने कई मतदाताओं से बात की कि अभी साहब क्या चुनाव होने वाला है, क्या है, मेरी भी कई रिश्तेदारी है वहां पे, तो बातचीत होती है योगन जी, उनसे ये होता है कि आपका तो देखा हुआ भी, देखा हुआ खूब है। मैंने तो इतने देखे, वहां से चुनाव लड़ने वाले लोगों ने गांव नहीं देखे जितने मैंने देखे हैं। ये गांव का बूथ स्तर पे मैं गया हूँ, मंडल स्तर पे मैं गया हूँ। तो बात यह है योगेंद्र जी, लोगों को चाहिए अपनत्व, जो उनकी हाड़ौती की भाषा में उनसे बात करे, उनका समझे, उनके दाल बाफले खा के उनको काम चला दे। देखिए हमारे यहाँ पे एक ये है कि अपनत्व का भाव है, और अपनत्व का भाव, विकास होगा सब जगह हो जाएगा, 200 सीटें सब जगह विकास हो गया, भजनलाल जी करेंगे सब जगह हो जाएगा, मंत्री जी को बजट मिलेगा, सबको मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि मेरे आए दिन काम, मेरे बेटे के मुंडन में आए, मेरे पोते के मुंडन में आए, समय ऐसा विधायक चाहिए जी। मेरा एक सवाल होगा सर जी, देखिए बीजेपी भी अभी टाइम है नामांकन का, मुहूर्त के हिसाब से इन्होंने किया होगा, तो एक आध दिन में कर ही देगी, हो सकता है आज ही रात को कर दे। अभी एकता की अगर बात की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के वो तमाम फेस जो पोस्टर के रूप में दिखाई देते हैं, वो सारे लोग वहां पे मौजूद थे, सब ने केवल एक ही बात कही कि सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो चुनाव जीतना हो। योगेंद्र जी तो इनकी एकता भी हम 5-7 दिन पहले देख चुके हैं, कितनी बढ़िया एकता है जी। भीलवाड़ा में शिवचरण जी माथुर की मूर्ति का अनावरण, कितनी बढ़िया एकता दिखी थी इनकी। राजकुमार जी को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान हुआ वहां पे, सचिन पायलट जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो आए फॉर्मेलिटी से प्रदेश अध्यक्ष जी, तो एकता की बातें मत करो। नहीं लगेगा मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। कांग्रेस मैसेज देने की कोशिश कर रही है। मैं इनकी न तो बीजेपी का हूं न कांग्रेस का हूं। मैं बात ये कहता हूं कि आपकी एकता लोगों ने देख लिया, कितना बड़ा बड़ा मैसेज गया है कि जो लोगों में जनता है, विवाह माथुर को अंत में क्या बोलना पड़ा, सब बातें हैं, और लोगों में आर्टिकल भी चले। बात यह है कि एकता की बातें कहना केवल एक महज दिखावे। वो अभी जैसे कह रहे थे ना बीजेपी के प्रवक्ता, हाथी की दांत दो, तो हाथी की दांत इनके भी यहाँ ऐसी है, इनके भी यहाँ ऐसी। दोनों ही पार्टियों में एकता का होता है, लेकिन क्या है अंदर खाने जो बम चलते ना, वो मैंने बहुत निकट से देखे। क्या है, एक मैसेज देने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश, और ये मैसेज जनता सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। आप कितना भी किए जाओ, मंच पे एक हो जाओ, मंच पे से नीचे उतरने के बाद भी धारीवाल जी को क्यों नहीं किया आपने? एकता की बात कीजिए। भरत सिंह जी नहीं है इस दुनिया में, नहीं तो वो इनकी एकता वो बताते हैं वीर को, इनकी एकता कितनी है। तो एकता खाली बातें करने की होती है, इन एकताओं की दुहाई मत दो। बात ये कीजिए कि हम किन मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे, जनता के लिए हमने क्या किया। और ये देखो, आज भाया जी पे जो पहले आरोप लगे, बीजेपी वालों ने नहीं लगाए, जो इनके पास तो था ही नहीं सामान बताने के लिए। भरत सिंह जी ने बताया कि क्या क्या घोटाले हुए, क्या नहीं हुए। अब कई दफे अब बात ये बताइए, पहले तो ये लग रहा था, कांग्रेस को ही लग रहा था कि हम इनको दे या नहीं दे।
अखबारों में चर्चा भी चली, क्या पता कितनी चली, धुआं जब भी उठता है जब कहीं आग लगी हो, तो ये चली थी ये तो साहब भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, क्या पता इनके यहाँ कैसे नहीं सेटिंग बैठी, इनके यहाँ भी टिकट की बात चली थी। और ईडी के कार्यालय की एक बात चर्चा सर ये भी है कि आपने जो अब कह दिए तो मैं चलो क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं। एक बात यह भी सामने आई कि आपने जो कहा कि वो टिकट नहीं लेने गए थे, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कद्दावर और एक दिग्गज नेता ने भाया को शाम को ज्वाइन कराना था उसी दिन। बीजेपी के ये किसी नेता ने कांग्रेस के एक दिग्गज से संपर्क किया कि आपका आदमी वहां जा रहा है, आज इसको ज्वाइन करा के रात को टिकट डिक्लेयर करेंगे। चर्चा है, मुझे इस बात पे चर्चा उन्होंने ज्वाइन तुरंत कांग्रेस के नेता ने ऊपर वालों से संपर्क किया और उसी दिन शाम को उनका टिकट डिक्लेयर करा दिया। ये भी चर्चा अभी पता नहीं मेरे को, मतलब आप जैसे किसी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि ऐसा भी योगेंद्र जी चर्चा, देखो आपका अनुभव है, चर्चा जब भी होती है, जब कोई बात होती है बिना वजह की चर्चा नहीं होती, और इतनी बड़ी जो चर्चा हो तो कहीं न कहीं कोई बात होती है तभी चर्चा होती है। यदि अब इनके पास देखिए जिस व्यक्ति ने कहीं प्रयास किए हो उसके लिए यदि कांग्रेस वाले कहें हम एकजुट हैं इसको जिताने के लिए, अब धारीवाल जी कितने मन से एकजुट होंगे अच्छा, अब नरेश मीणा की बात आती है तो प्रहलाद गुंजल जी के बहुत विश्वास पात्र हैं। प्रहलाद गुंजल जी क्या इनके साथ में निष्ठा के साथ में लगेंगे? वो भी भारतीय जनता पार्टी इनके यहीं से आए हुए हैं, किन कारणों से आए वो भी आपको मालूम है, कब तक रहेंगे इनके कांग्रेस में ये भी आपको मालूम है। मानवेंद्र सिंह जी भी आए थे इनके यहाँ, सब आए चले गए। देखो अभी इस समय नेताओं के सामने खैर अभी तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। किसी ने ये भी चर्चा की बीच के अंदर कि प्रहलाद गुंजल से भी पार्टी ने संपर्क किया और उन्हीं को बनता से चुनाव लड़ाया जा सकता है, हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं जहां पे वहीं ठीक हूँ। ऐसी कुछ चीजें भी चलिए, ये सब यकीन करने वाली बात इस वजह से नहीं है क्योंकि अधिकृत रूप से किसी व्यक्ति ने बातें नहीं कही है। क्या है, कोई कितने जितने मुंह उतनी इसका एक वजह है। देखो आपने लंबे समय से पत्रकारिता की है, कई दफा हम बताते हैं सूत्रों ने बताया, ये सूत्र क्या है, ये सूत्रों वाली जो बातें नहीं है तो जो चर्चा तभी तो इसी वजह से कोई भी कहता है कि हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं इसकी, क्योंकि अधिकृत कोई बयान किसी का है नहीं कि हाँ उससे उसने संपर्क किया। देखिए गोपनीय बातें भी होती हैं कई चीजें, लेकिन गॉसिप जब होती हैं तो जनता के बीच भी चर्चा का एक विषय बनता है, वो जानी चाहिए। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा, एक बार लक्ष्मीकांत जी का रुख करना चाहूंगा मैं। लक्ष्मीकांत जी आपने कही है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं, लेकिन आपके दांतों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया अभी उमेंद्र जी ने कि दोनों ही तरफ एक जैसी स्थितियां हैं, एकता का अभाव दोनों ही जगह दिखेगा और अगर मैसेज देने की कोशिश की जाएगी तो वहां पे भी ऐसी की जाएगी। अब ये नहीं हो सकता है कि बीजेपी की एकता तो सिर चढ़ करके बोलेगी और कांग्रेस की एकता को खारिज कर दिया जाएगा, या कांग्रेस कहे कि हम तो एकजुट हैं, बीजेपी बिखराव है। क्योंकि मैं आपको एक ही चीज़ से एक बात बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद तय कर लेना क्या स्थिति इधर हो सकती है, कौन सी स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है। राजस्थान की यदि 5-7 वर्ष पूर्व की बात करूँ तो राजस्थान में एक चुनाव हुआ, राजस्थान विधानसभा गठन हुआ, माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। माननीय सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और माननीय सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की घोषणा होती है तो सड़क पे जलते हुए टायर, रुके हुए रास्ते, उसके बाद के 5 साल और 5 साल के निकम्मा और नकारा उप मुख्यमंत्री और भंवरलाल शर्मा जैसे वरिष्ठ विधायक के घर भी नोटिस चिपकना, ये सब दर्शाता है कांग्रेस कितनी एकता के साथ थी। इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय भजनलाल जी शर्मा जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पद को सुशोभित करते थे, पहली बार के विधायक को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी के नाम की घोषणा की, उसके बाद राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया आई हो तो बता दीजिए। यह है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता इस मुख्यमंत्री बन सकता है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में बन सकता है। अब आप दूसरी बात कर लेते हैं। अब जिस प्रकार की बात मानिए मेरे फाजिल दोस्त राजकुमार जी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार से रोक गया, अब आप तो 90 पर रुक गए, 90 पर रुककर तीसरी चौथी बार विपक्ष बैठकर भी खुश है, लेकिन इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी 400 रोक दिया, सरकार तो नहीं बना पाए, हम तो सरकार नहीं बना पाए, इस बात से खुश होते तो होए, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का तो नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, हमें इस बात की खुशी है। अब इनको इस बात की खुशी है कि हमारे 90 सीटें आ गई, हम तो इस पर खुश है, हमारे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, इस बात से खुश है, तो हो ये खुश, अच्छी बात है। तो न तो इनकी केंद्र के अंदर एकजुटता है, कांग्रेस के अंदर राहुल की कांग्रेस अलग है, माने प्रियंका जी कांग्रेस अलग है, खड़गे साहब की कांग्रेस अलग है। वहां तो आप मानते हैं कि कोई एकजुट नहीं है, कोई एकजुट नहीं है। राजकुमार जी आपकी एकजुटता को खारिज करते हैं और आप लोगों का दावा यही है कि हमारी एकजुटता का मैसेज कार्यकर्ता को दे दे। जी जी जी, क्या 90 सीटें लाने के बाद बड़े खुश हैं क्या आप? बहुत खुश हैं आप
कि हाँ 90 सीटें हमारी आ गई, इस बातों को लेकर खुश है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी 400 में रोक दिया। अरे आपकी सरकार बनाने के लिए आप कितने उतावले थे ये बताते थे, हिंदुस्तान जनता जानना चाहते थे आपसे। आप रुक क्यों गए? जी आप 700 का आंकड़ा क्यों नहीं पार कर रहे? लगातार 4 चुनाव आप लोगों ने एकजुटता के मैसेज की बात कही है, लेकिन बीजेपी इससे खुश है कि बिखराव आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, इनका घर संभला हुआ नहीं है। बाहर कितना ही दिखा लो, वसुंधरा जी राजी नहीं है अभी अंता सीट को लेकर के। ऐसा क्यों लग रहा है टिकट तो आपको? 4 दिन पहले घोषित होया था। हाँ। मुख्यमंत्री और प्रदेश से दोनों घर गए थे, 1-1.5 घंटे चर्चा हुई है। कल भी गए थे राठौर साहब, आज भी शायद राठौर साहब जाकर आए अभी शाम को, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अभी, और कांग्रेस को कोस रहे भैया अपना टिकट घोषित करिए और अपनी कार्यकारिणी लाइए। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि मुझे महामंत्री उपाध्यक्ष बनाएंगे, और अंता के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार तो भेजे। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी उम्मीदवार उतारे। अंता के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया भारी शिकस्त देकर के विधानसभा में अंता का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए, खैर कांग्रेस ने एकजुटता का मैसेज दिया है। और नामांकन की अगर बात करें तो नरेश मीणा ने इंडिपेंडेंटली फॉर्म सबमिट किया है। प्रमोद जैन भाया इंडिपेंडेंट नहीं, सचिन कांग्रेस से अपना फॉर्म लाया है। प्रमोद जैन कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि बीजेपी से सामने कौन आता है। फिलहाल कांग्रेस ने एक मैसेज ये देने की कोशिश की है कि हमने टिकट डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ ठीक है। बीजेपी के अंदर एक उथल पुथल मची हुई है जिसको लेकर वो टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस का दावा मंच से किया गया। वो क्या रहेगा टिकट आने के बाद में, कौन किस पे भारी पड़ेगा और अंता की जनता किसके साथ रहेगी, ये तो 11 को जब वोट डलेंगे नवंबर को, 14 को परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हर एक पहलू के साथ, हर कड़ी के साथ, रोज नए घटनाक्रम के साथ इसी तरह से इलेक्शन में हाइप होगी, क्योंकि 200 में से इकलौती विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। और बाई इलेक्शन ही होता, बड़ा रोचक मुकाबला होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।